आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एजुकेशन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं संदीप सैनी आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ भारतीय भूगोल की कक्षा में। भारतीय भूगोल की कक्षा में आज हमारी तीसरी वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत की समुद्री सीमा के बारे में। इससे पहले हम 2 वीडियो में भारत की स्थितियां विस्तार को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे भारत की समुद्री सीमा। तो भारत की जो समुद्री सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। और द्वीपों सहित भारत की तटीय लंबाई जलीय सीमा की लंबाई 7616 किलोमीटर है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे भारत की समुद्री सीमा। आप लोग भी जानते हैं कि वास्तव में जो जल होता है अर्थात जो समुद्र होते हैं वास्तव में खनिज संसाधनों के भंडार होते हैं। क्या होते हैं? खनिज संसाधनों के भंडार होते हैं। इसी चीज को देखते हुए एक समझौता किया गया जिसका नाम था अनक्लोज, UNCLOS 1982 में। कब? 1982 में एक समझौता किया गया जिसका नाम था अनक्लोज। और यह समझौता संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया, तो इसका नाम था अनक्लोज 1982। कब किया गया? 1982 में किया गया। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी अर्थात समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। कब हुई? 1982 में हुई। क्योंकि जो समुद्र होते हैं वे खनिज संसाधनों के भंडार होते हैं, जिससे कि प्रत्येक देश, जिस देश के पास अपनी समुद्री सीमा है, वो वहां से संसाधनों को निकालकर अपने देश के, अपने राष्ट्र के विकास कार्यों में लगा सके। इसलिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था अनक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी अर्थात समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। कब हुई? 1982 में। और भारत को भी इस संधि के तहत जल सीमा में कुछ अधिकार दिया गया, ताकि ये समझौता इसलिए हुआ है जिससे कि जो दूसरे राष्ट्र हैं या सभी राष्ट्र आपस में झगड़ा ना करें। इसी को देखते हुए समुद्री कानून पर एक संयुक्त राष्ट्र संधि हुई 1982 में, और जिसके तहत भारत को भी समुद्र में कुछ अधिकार दिया गया। अब ये भारत की जो आपको तट सीमा दिखाई दे रही है, ये बहुत ज्यादा कटी फटी है। अगर यहां से इस कटी फटी रेखा से इस तरह से आगे समुद्र में अधिकार दिया जाता तो वो रेखा भी तिरछी हो जाती। इसीलिए इन कटे फटे तटों को मिलाकर एक रेखा खींची गई। उस रेखा को नाम दिया गया आधार रेखा। क्या नाम दिया गया? आधार रेखा। आधार रेखा और तट रेखा के बीच में जो समुद्र है अर्थात जो जल है, उसे नाम दिया गया शांत जल। उसे क्या नाम दिया गया? शांत जल। उसे नाम दिया गया शांत जल। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये वाली कटे फटे तटों को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी गई है, इसे कहा जाता है आधार रेखा। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को एक नाम दिया गया जिसका नाम था प्रादेशिक जल सीमा। इसे नाम दिया गया, मैं इधर लिख रहा हूं, इसे नाम दिया गया प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील तक है। अब 1 नॉटिकल मील में कितना होता है? 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 1852 मीटर। क्या होता है? 1852 मीटर। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा अर्थात 12 नॉटिकल मील तक। तो जो 12 नॉटिकल मील तक है, यहाँ पे भारत को क्या अधिकार है? जितना
जितना अधिकार भारत को अपनी मुख्य भूमि पर है उतना ही अधिकार भारत को 12 नॉटिकल मील तक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 12 नॉटिकल मील तक भारत को पूर्ण अधिकार है। फिर हम बात करते हैं 12 नॉटिकल मील से आगे, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र मंडल। मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर 2, अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल क्षेत्र जो है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है। अब भारत को अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र मंडल में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र मंडल में अर्थात आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील के अंतर्गत ही भारत को साफ सफाई का अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? साफ सफाई का अधिकार दिया गया है। साफ सफाई का अधिकार दिया गया है। नंबर 2, नंबर 1 क्या है? साफ सफाई का अधिकार दिया गया है। नंबर 2, सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार, सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार दिया गया है। नंबर 3, वित्तीय अधिकार भारत को इसी मंडल में दिया गया है। क्या दिया गया? वित्तीय अधिकार। अब भारत जो है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील के अंतर्गत साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। कैसे? अगर कोई जहाज है, कोई जहाज है वो ऐसे चलकर आता है और वो संलग्न क्षेत्र मंडल में आने से पहले ही वापस लौट जाता है तो भारत उससे सीमा शुल्क की वसूली नहीं करेगा। जबकि भारत अगर यह जहाज इस रेखा को पार कर जाता है और पहुंच जाता है संलग्न मंडल में तो भारत उससे सीमा शुल्क की वसूली करेगा। अब हम बात करते हैं आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल। तीसरा, ये कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसे नाम दिया गया है। अब 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में भारत को या अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या ने सभी राष्ट्रों को प्रभावित कर दिया है, जिस कारण से स्थल पर जगह कम हो जाए तो भारत या अन्य देश जिन्हें जितना भी अधिकार दिया गया है वो उसमें क्या कर सकते हैं? नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। तो भारत भी 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। नंबर 2, संसाधनों का, खनिज संसाधनों का दोहन कर सकता है, खनिज संसाधनों का दोहन कर सकता है, खनिज संसाधनों का दोहन कर सकता है, खनिज संसाधनों का दोहन कर सकता है। नंबर 3, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र लगा सकता है। नंबर 3, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है,
तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारत क्या कर सकता है, संसाधनों का, खनिज संसाधनों का दोहन कर सकता है, उन्हें बाहर निकाल सकता है। नंबर 2, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, जैसे मिसाइल परीक्षण वगैरह वहां कर सकता है, 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र में कर सकता है। और क्या कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, कहां पर, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कर सकता है। इससे आगे ये जो समुद्र बचता है इसे नाम दिया जाता है उच्च सागर। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है उच्च सागर। उच्च सागर में सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। पूछा जाएगा कि उच्च सागर में किस देश का अधिकार होता है, तो आप बताएंगे उच्च सागर में सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो आपने क्या पढ़ा, भारत की समुद्री सीमा अर्थात नॉटिकल मील, मतलब एक नॉटिकल मील में क्या होता है, 1.852 या 1800 मीटर होता, 1852 मीटर होता है। तो समुद्र में भारत को कुछ अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक समझौता किया जिसको नाम दिया गया अनक्लोज 1952 समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा। क्या कहा जाता है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा। भारत को इस क्षेत्र को उतना ही अधिकार होता है जितना कि भारत का अपने स्तर पर है, अर्थात पूर्ण अधिकार होता है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र मंडल या संलग्न क्षेत्र, जिसमें भारत को साफ सफाई का अधिकार है, सीमा शुल्क का अधिकार है, वित्त का अधिकार है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में को कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है और खनिज संसाधनों का दोहन कर सकता है 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र में। इससे आगे आता है उच्च सागर। उच्च सागर में अगर कोई संपदा निकलती है तो उसमें सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज भारतीय समुद्री सीमा, हाँ, आज आप लोगों से कुछ क्वेश्चन अपेक्षित हैं। आप उन प्रश्नों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई बताओ। दूसरा प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ये बताओ। तीसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है और वह किस राज्य में स्थित है। चौथा प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताओ। पांचवा प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। वह कर्क रेखा पर स्थित राज्य की राजधानी स्थित है, उसका नाम बताओ। छठा प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा को किस राज्य में काटती है। सातवां प्रश्न, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, उसका नाम बताओ। आठवां, पश्चिमी और पूर्वी तट पर स्थित राज्य का नाम क्या है। 10वां प्रश्न, चीन किन देशों के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों इन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। अगर आप मुझसे भूगोल पढ़ रहे हो तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। नमस्कार।